हेलो क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। आज का टुडेज टॉपिक है, ठीक है। बोलता है कि लाइक बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, गैप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस से, ठीक है। कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे और एक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। फिर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट पढ़ेंगे, टाइप्स और इसका मतलब कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे तीन चार प्रकार का टाइप्स होता है, ठीक है। CGST, ठीक है। SGST, ठीक है। IGST, फिर UGST। ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक है, पहला टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, मतलब गैप, ठीक है। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। मतलब होता ना कि बहुत टाइप्स का रूल का सेट है, ठीक है। किस किस टाइप का है, रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई स्टैंडर्ड है, उसका सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। क्या करता है, दैट गाइड हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। बोलता है कि वो क्या करेगा, वो हम लोग को गाइड करेगा, ठीक है। कि क्यों क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करें और प्रेजेंट करें। उसके उससे क्या होगा, दे इंश्योर कंसिस्टेंसी, मतलब होता है ना कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। रिलायबल रहेंगे, फिर कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्या करेगा, कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक एक होता ना, एक अगर कोई प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिए तो उसी के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार लगातार उसे, वो फिर रिलायबल भी होगा, फिर कंपेरेबल भी होगा, ठीक है। और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा, किस में रहेगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। बोलता है कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है। ये है क्या है, ओवरव्यू, ठीक है। बोलता है ओवरव्यू में क्या पढ़ेंगे सर, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो पहला हम लोग होता है बिजनेस एंटिटी। बोलता है बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बोला जाता है कि ये सेपरेट बिजनेस है, ठीक है। सेपरेट एगो बिजनेस है, ठीक है, फ्रॉम पर्सनल ट्रांजेक्शन। कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन होगा उससे सेपरेट है ये। बोलता है मनी मेजरमेंट क्या करता है, क्वांटिफाइज ट्रांजेक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। क्या कर सकता है, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ना, वो मॉनिटरी पैसे के टर्म्स में क्वांटिफाई करता है, ठीक है। बोलता है गोइंग कंसर्न, थर्ड है गोइंग कंसर्न, एज्यूम बिजनेस विल बी कंटिन्यू इनडेफिनिटली, ठीक है। बोलता है गोइंग कंसर्न का मतलब यही होता है कि बिजनेस है ना, स्टार्ट किए, जस्ट स्टार्ट किए तो तुरंत खत्म करने के लिए स्टार्ट नहीं किए, मतलब क्लोज करने के लिए स्टार्ट नहीं किए। क्या करेंगे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। वही बोलता है गोइंग कंसर्न, हम लोग एज्यूम करेंगे बिजनेस ना बहुत लंबे समय तक चलेगा। बोलता है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है सर, बोलता है ना बिजनेस लाइफ साइकिल को ना स्पेसिफिक इंटरवल में डिवाइड कर देता है। क्या होता है सर, मंथली हो सकता है, कि मंथली हम कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कोई बैलेंस शीट बनाएंगे या पीएल बनाएंगे। क्या हो सकता है सर, वीकली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। ये ना अलग अलग मतलब होता है इंटरवल में क्या करेगा, वो अपना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा या फिर जो भी बैलेंस शीट वगैरह बनाएगा, ठीक है। बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बोलता है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या बोलता है, कि बोलता है रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन अर्नड एंड नॉट रिसीव्ड, ठीक है। बोलता है कि रेवेन्यू जब अर्न कर लेंगे ना तो उसको लिखना है, ठीक है, जब तक रिसीव ना हो जाए, ठीक है।
फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है अलाइंस एक्सपेंसेस विथ रिलेटेड रेवेन्यू। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो रेवेन्यू जिससे हुआ ना, जिससे रेवेन्यू हुआ है उसी से एक्सपेंस को क्या करता है, रिलेट करता है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है, क्या बोलता है, प्रोवाइड्स ऑल रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर मतलब अपना बिजनेस को पूरा डिस्क्लोज करके रखना सबके सामने में, ऑल फाइनेंशियल डेटा को पब्लिक करके रखना है। बोलता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बोलता है अप्लाइज द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड्स ओवर टाइम। कोई भी अगर एक प्रिंसिपल को हम लोग चूज कर लिए हैं तो उसको हमेशा के लिए अप्लाई करते रहना है, हमेशा चेंज नहीं करना है। कन्वर्टिज्म, कन्वर्सेशन, ठीक है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इसको बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। बोलता है अवॉइड ओवर स्टेटिंग एसेट एंड इनकम, ठीक है। बोलता है कोई भी एसेट को ओवर वैल्यूड नहीं दिखाना है, अंडर वैल्यू दिखाना है, ठीक है। और इनकम का भी ओवर वैल्यू नहीं दिखाना है, अंडर वैल्यू दिखाना है, अगर हम लोग को इनकम या फिर एसेट का वैल्यू पता नहीं है तो, ठीक है। इतना दुख समझ गए क्लास। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग इसका इन डेप्थ पढ़ते हैं कि क्या होता है। बोलता है बिजनेस एंटिटी क्या होता है सर, ठीक है। बोलता है बिजनेस एंड ओनर आर कंसिडर्ड सेपरेट, ठीक है। बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है। और ओनर जो है, ठीक है, ओनर क्या है, डिफरेंट माना गया है, ठीक है। डिफरेंट, सेपरेट बोलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। द बिजनेस अकाउंट मस्ट नॉट मिक्स विथ ओनर्स पर्सनल अकाउंट। जो बिजनेस का अकाउंट होता है, पीएनएल वगैरह बनता है, जो भी है उसका अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट के साथ मिसमैच नहीं होना चाहिए। किसके साथ, ओनर के, ओनर का पर्सनल के साथ। बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मनी के टर्म्स में, पैसे के मतलब में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बोलता है गोइंग कंसर्न क्या होता है सर, एज्यूम्स ऑल बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फॉरसेबल, ठीक है, फ्यूचर विल नॉट बी लिक्विडेट सून। बोलता है कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो बिजनेस हम लोग का होगा वो बहुत लंबे समय तक के लिए, लंबे समय के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग तुरंत उसको लिक्विडेट करने के लिए नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, वो लाइक क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, या मंथली भी हो सकता है, ठीक है। मंथली भी हो सकता है, टू मेजर परफॉर्मेंस रेगुलरली, रेगुलरली मेजर करने के लिए हम लोग क्वार्टरली भी बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, एसेट आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस, ठीक है। परचेज प्राइस, हम लोग का जो खरीदे थे ना जिस सामान, जो उस प्राइस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नॉट एट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जांपल परचेजिंग मशीनरी इंक्रीजेस एसेट एंड डिक्रीजेस कैश। बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन को दो तरह से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एक डेबिट की तरह से, एक क्रेडिट। बोलते हैं एक एग्जांपल बताइए सर। एग्जांपल ये है कि परचेजिंग मशीनरी इंक्रीजेज द एसेट एंड डिक्रीजेस कैश। बोलता है एक मशीनरी अगर हम परचेज करेंगे तो मशीनरी बढ़ेगा, बट क्या करेगा, हम लोग जिस मॉनिटरी टर्म्स से खरीदे हैं, लाइक जो कैश, ठीक है, कैश क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, एक बढ़ा एक घटा, ये एक बढ़ा, ठीक है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो ये भी मेरा कैश भी एसेट है, ठीक है। और ये मशीनरी भी एसेट है। तो मशीनरी खरीदते समय क्या हुआ, मशीनरी आया तो एसेट बढ़ा, तो एक ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कैश है, कैश भी एसेट है, ठीक है। तो कैश घटेगा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट कर दिए। तो दो टर्म्स में हुआ ना, दो एस्पेक्ट्स में हुआ ना, कि डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड, नॉट नेसेसरी व्हेन कैश इज रिसीव। बोलता है ना कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जब हम लोग अर्न करेंगे ना, अर्न मतलब आउटस्टैंडिंग होता है ना, कोई एडवांस में अगर रेवेन्यू मिला है, एडवांस में रेवेन्यू मिला है तो हमको उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक उसको हम वो रेवेन्यू को क्या करें, अर्न ना कर लें, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंस है वो मैच होना चाहिए रेवेन्यू के साथ, ठीक है, फॉर ऑफ द सेम पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। बोलता है कि रेवेन्यू, ठीक है, और एक्सपेंस वो दोनों एक ही समय में मैच होना चाहिए ताकि हम लोग क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे तरीके से बना सकें। लाइक ऐसा नहीं कि मतलब कमाएं आज, ठीक है, लाइक पैसा आज मिलना चाहिए और हम लोग 2 साल के बाद पैसा मिल रहा है, तो क्या करेगा, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम होगा, डिफरेंस आ जाएगा। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑल मटेरियल, ठीक है, ऑल जितना भी डेटा है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो डिस्क्लोज होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किस लिए, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। बोलता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बोलता है एक मेथड, जब एक अकाउंटिंग को मेथड को हम लोग अगर चूज कर लिए तो हम लोग को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा फॉर द ईयर, एक साल के लिए कम से कम। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसको उसको स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हमेशा के लिए फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक कॉन्सेप्ट को या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिए तो। बोलता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट को लिखना नहीं है, ठीक है, होता है ना, बट प्रोवाइड ऑल लॉसेस को हम लोग एंटिसिपेट करेंगे, ठीक है, लॉस को एंटिसिपेट करेंगे, बट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड लोअर वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट का है वैल्यू लोअर रिकॉर्ड करेंगे जब हम लोग को पता नहीं रहता है, जब डाउट में रहते हैं। और हायर द लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी है उसको हायर वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे जब हम लोग डाउट में रहते हैं, ठीक है। इतना दूर समझ गए क्लास, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का क्या क्या बेसिस, किस बेसिस से बनता है अकाउंटिंग को, ठीक है। 2 बेसिस होता है, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस, ठीक है। मतलब सर कैश बेसिस क्या होता है बता दीजिए। कैश बेसिस में जो जो भी रेवेन्यू, रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन पेड। बोलता है ना कि जब कैश रिसीव होगा ना, रेवेन्यू, तब रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करेंगे जब पेड होगा। मतलब होता ना कि अगर एडवांस में कोई कैश मिला है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अगर एडवांस में कोई कैश मिला है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, मतलब होना बाकी है, ठीक है, तो उसको करेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जब रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, तो रिकॉर्ड करेंगे, और जब एक्सपेंस होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। बोलता है, और वही एक्रूअल बेसिस में क्या कहता है कि वो रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन अर्नड वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। बोलता है जब रेवेन्यू अर्न किए, रेवेन्यू आया, तो ठीक है, रेवेन्यू आया, अगर मान लीजिए कोई भी सेल किए हैं ऑन क्रेडिट किए हैं, ठीक है, तो पैसा तो उस समय नहीं आया, तो बोलता है उसका रेवेन्यू को रिकॉर्ड भी करेंगे, उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, भले कैश रिसीव हुआ चाहे नहीं। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बेसिस पे नहीं करेंगे। जब तक कैश मिलेगा नहीं
तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, बोलता है कि कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और बोलता है एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, जब एक्सपेंस हो गया तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, भले पेड किए हो ना हो, ठीक है। पेड किए हैं चाहे नहीं पेड किए हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। बोलता है कि रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। जब पैसा मिला तब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ रेवेन्यू, ठीक है, पहले रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बोलता है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अर्न, मतलब जब वो मतलब होता है ना कि कमा लिए, रेवेन्यू कमा लिए, तभी तभी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर बोलता है कैश बेसिस में क्या होता है, रिकॉग्नाइजेज एक्सपेंसेस व्हेन कैश इज पेड, बोलता है एक्सपेंस हुआ है तब नहीं, हम तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेट सपोज कि कुछ काम था, ठीक है, कोई काम है, उसके लिए लेबर को लाए, ठीक है, लेबर लाए और उस काम को करवा लिए, ठीक है। तो लेबर जब पैसा मांगा, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, उसको बोले कि लाइक 2 दिन बाद लेना, ठीक है, 2 डेज के बाद ले जाना, ठीक है। तो कैश बेसिस में क्या करेंगे, कैश बेसिस में हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी, ठीक है, 2 दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे, जब पैसा देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। इन बट एक्रूअल बेसिस में क्या करेंगे, जब एक्सपेंस हुआ, ठीक है, तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे, यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉग्नाइजेज एक्सपेंसेस व्हेन एक्सपेंस हैपेंस, ठीक है। बोलता है एक्सपेंस जब हुआ है तब उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ कैश पेमेंट, पेमेंट किए हो चाहे नहीं किए हो, ठीक है, बट जब एक्सपेंस हो गया तो एक्रूअल बेसिस में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या है, सिंपलर ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस, ये कैश बेसिस को रिकॉर्ड करना सिंपलर होता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, कम होता है, इसलिए जो स्मॉलर बिजनेस है वो कैश बेसिस को ज़्यादा फॉलो करता है। बट एक्रूअल बेसिस को मोर कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्रोवाइड्स बट ये प्रोवाइड्स अ क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर, ये ना क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर को प्रोवाइड करता है, जनरली यूज्ड फॉर लार्जर बिजनेस एंड गैप, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, बड़े बिजनेस के लिए यूज होता है, बिगर वन, ठीक है, बिग बिजनेस के लिए, ठीक है, यूज होता है, और ये गैप को फुलफिल करता है। फिर है, आगे बढ़ते हैं क्लास, थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज या लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। कैश बेसिस बोलता है कि एडवांटेज क्या होता है, सिंपल एंड इजी है, बहुत ही सिंपल है, ये कह सकता है स्मॉल बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस जो है वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। ये क्या है, कैश फ्लो फोकस्ड है, ठीक है, मतलब कि कैश पे डिपेंड है, कैश जब आएगा तब रिकॉर्ड करेगा, सोज एक्चुअल कैश अवेलेबल, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्चुअल जो कैश अवेलेबल है बिजनेस में उसको शो करता है, ठीक है। क्या बोलता है, लो कॉस्ट है, मतलब इकोनॉमिकल है, ये कॉस्ट इफेक्टिवली है, ठीक है, होता है ना, इसमें जो इसको मेंटेन करने के लिए, कैश बेसिस मेंटेन करने के लिए, अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, होता है ना, बहुत ही कम लागत लगता है, ठीक है। नो कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। नो अक्रूवल और डेफरल नीडेड, ठीक है, होता ना कि अगर कोई डेफर्ड पेमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, और एक्रूवल एक्रूवल मतलब होता है ना कि लाइक जो कमाए हैं, ठीक है, और मिला नहीं है, ठीक है, तो वो है ना, वो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट नहीं होता, जो पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है, बोलता है नो एक्यूरेट, ठीक है ना, ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अगर पीरियड में हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो वो एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कोई पैसा रेवेन्यू कमाए हैं वो नहीं मिला है, कोई भी एक्सपेंस हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ठीक है, जब तक पेड नहीं करेंगे तब तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस
एक्यूरेट नहीं होगा। बोलता है इग्नोर्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है, जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तब रिकॉर्ड करेगा। बोलता है सेल ऑन क्रेडिट और एक्सपेंसेस पेबल नॉट रिकॉर्डेड, बोलता है ऐसा सेल किए हैं जो क्रेडिट में उधारी में किए हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता। एक्सपेंसेस जो पेबल है, ठीक है, मतलब होता है ना कि एक्सपेंस हुआ है और जब उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कैश पेमेंट नहीं करेंगे। बोलता है नॉट एक्सेप्टेड बाय गैप और आईएफआरएस। बोलता है कांट बी यूज्ड फॉर लार्जर कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, लार्जर कंपनी के लिए, गैप ऐसा कंपनी के लिए ये होता है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये मिसलीडिंग हो सकता है। प्रॉफिट में लुक हाई और लो डिपेंडिंग ऑन कैश रिसीव्ड और पेड। प्रॉफिट है ना में भी हो सकता है, हायर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिए और जब मिला पैसा और एक्सपेंस हुआ उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए तो क्या होगा, प्रॉफिट हम लोग का ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और क्या किया, रेवेन्यू आया नहीं है बट जो एक्सपेंस हुआ उसको पेड कर दिए तो हम लोग का प्रॉफिट लॉस दिखेगा, कम दिखेगा, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 सूरज लिमिटेड हैज कैश सेल, ठीक है, कैश सेल कितना है, सेल हुआ है 3 लाख का, ठीक है, एंड क्रेडिट सेल 10,000 का हुआ है। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वाज 2000 आउट ऑफ विच 2 लाख, आउट ऑफ विच 90,000 येट टू बी पेड, ठीक है, टू बी पेड होगा, टू बी पेड। फाइंड आउट सूरज इनकम फॉर द ईयर 2024-25 फॉलोइंग द कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग को ये क्या होता है ना, स्टेटमेंट बनाना है, इनकम निकालना है के लिए, ठीक है। तो सेल कितना हुआ, कैश में सेल, बोलता कैश सेल हुआ एक यहाँ हुआ है, ठीक है, एक क्या किए हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ तो इसको तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ है, 2 लाख का एक्सपेंस को पेड किए हैं, बट बोलता है कि जिसमें कि 90,000 अभी भी पेड करना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग का कैश सेल हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला रिकॉर्ड होगा 3 लाख रुपया, ठीक है। एक ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, ये रेवेन्यू है मेरा, ठीक है। उसमें से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, एक्सपेंस क्या हुआ है, 2 लाख का हुआ है, ठीक है, 2 लाख का हुआ है, जिसमें बोलता है कि 90,000 अभी भी बाकी है पेमेंट करना। तो अभी कैश में कितना पेमेंट किए हैं, 1,10,000 किए हैं, ठीक है। तो 1,10,000 माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 3 लाख में हम लोग 1,10,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का बचेगा 1,90,000, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, रेवेन्यू है, और यही हम लोग को रेवेन्यू निकालना था कि इनकम कितना हुआ सूरज का इस ईयर के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें जितना भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, इसको माइनस किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, उसका एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ठीक है। बोलता है इसका एडवांटेजेस क्या है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू देता है, ठीक है, मतलब होता है ना कि मैचेस इनकम एंड एक्सपेंसेस प्रॉपरली, ठीक है। इनकम और जो हो रहा है और एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस उसको मैच करता है, ठीक है, एक ही बार में रिकॉर्ड करता है, भले पैसा आया हो या फिर गया हो या ना हो, ठीक है। एक्सपेंस को पेड किए हैं चाहे फिर रेवेन्यू आया है चाहे नहीं, जब रेवेन्यू कमा लिए हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस हो गया तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बोलता है ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय गैप एंड आईएफआरएस। बोलता है ये ना गैप से रिक्वायर्ड है और आईआरएफआरएस से भी, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, होल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल पोजीशन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कोई भी ड्यूरेशन का, ठीक है, तो क्या करेगा ये बेटर डिसीजन देगा,
बेटर प्रॉफिट एंड लॉस देगा, एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस देगा, बोलता है रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। होता है ना कि ये ना कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। कौन? एक्रूवल बेसिस। यही कैश बेसिस क्या करता था? ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता था। बोलता है इसका लिमिटेशन क्या है सर? इसका लिमिटेशन क्या है? कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू कैश बेसिस पे। ठीक है, कैश बेसिस अकाउंटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डिप्रिसिएशन, एक्रूवल्स, ठीक है, प्रोविजन वगैरह सब मेंटेन करना होता है। ठीक है, नीड एडजस्टमेंट होता है ना, एडजस्टमेंट चाहिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन, एक्रूवल और प्रोविजन के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है इन कंपेरिजन, क्योंकि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को रिक्वायर करता है अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। नो डायरेक्ट कैश इन्फो। ठीक है, बोलता है ना कैश इन हैंड कितना, कैश हैंड में कितना है, वो क्या करता है कि डायरेक्ट इन्फो नहीं देता। पता है क्यों? जब रेवेन्यू हो जाता तब रिकॉर्ड हो जाता है कि इतना कमा लिए, बट वो पैसा आया नहीं है। ठीक है, तो वो पैसा होता ना एक्चुअल कैश मेरे पास कितना है वो रिकॉर्ड नहीं किया है, वो हमको डायरेक्ट कैश का इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, मोर इफेक्ट टू प्रिपेयर एंड मेंटेन। ठीक है, क्या करता है ये ना, बहुत सारा एफर्ट लगता है। ठीक है, इसको मेंटेन और प्रिपेयर करने के लिए। चलिए एक हम लोग एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे कैश बेसिस का देखें हम लोग। ठीक है, बोलता है फॉर ड्यूरिंग, क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर इतना, सूरज हैज कैश सेल ऑफ इतना एंड क्रेडिट सेल इतना। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इतना इतना, येट टू बी पेड, फाइंड आउट द इनकम। ठीक है, इनकम कितना हुआ है, तो क्या है हम लोग गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है, बोलता है कैश सेल, कैश सेल्स हुआ है 3 लाख का। ठीक है, और क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है कितना, 10,000 का। तो हम लोग टोटल सेल्स कितना हो गया, टोटल सेल हो गया 3,10,000 का। वही बोलता है कि एक्सपेंस कितना पेड किए हैं, 2 लाख का पे एक्सपेंस पेड किए हैं, तो इसमें एक्सपेंस माइनस कर लेंगे। ठीक है, कितना एक्सपेंस को माइनस करेंगे, 1,10,000। ठीक है, आउट ऑफ बीच 90,000 येट टू बी पेड। ठीक है, येट टू बी पेड, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 90,000 येट टू बी पेड है कि नहीं है, मतलब कि 90, ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी भी 90,000 बाकी है। क्या? 2 लाख पेमेंट करना था, जिसमें कि 90,000 अभी भी बाकी है। मतलब हम लोग पेमेंट कितना किए? ठीक है, 1,10,000 पेमेंट किए, बट हम लोग को यहाँ सॉरी, यहाँ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, 2 लाख का 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 2 लाख का 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग का कितना कितना हो जाएगा? ठीक है, 1,10,000 बच जाएगा। ये हम लोग का क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं, भले वो कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे भले ये पेमेंट किए हैं कि नहीं पेमेंट किए हैं, वो सारा इसमें सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास। आगे हम लोग का है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स जीएसटी क्या है, वन टैक्स फॉर होल नेशन, एक एक टैक्स है, एक कर। क्या है? कर है पूरे नेशन के लिए। ठीक है, पूरा इंडिया के लिए एक टैक्स है, एक टैक्स है। ठीक है, सब स्टेट का अलग अलग नहीं, एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। बोलता है ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसा ये ना, इनडायरेक्ट टैक्स में ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक सिंगल टैक्स है। ठीक है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं उसमें एक ही टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है,
इंस्टेड ऑफ पेइंग मेनी टैक्स लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ईटीसी, नाउ वी हैव टू पे जीएसटी। बोलता है ना, हम लोग का इससे जीएसटी से पहले हम लोग का वैट टैक्स लगता था, ठीक है, ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्स अलग से लगता था। इसके जगह ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स था, उसको सिंपल करके जीएसटी ला गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलता है। ये कैसे वर्क करता है सर बता दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। सपोज एक एक शर्ट बाय किए हैं, किसके लिए, 1000 का, 1000 रुपये का शर्ट बाय किए, ठीक है। पता ना पहले जीएसटी से पहले क्या करना होता था, वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ठीक है, वो अलग से देना पड़ता था, टैक्स ऑन टैक्स, तो ना टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था हम लोग को। बट क्या कहता है, नाउ होता ना हम लोग को अभी पे करना पड़ेगा 5% या 12%, एक ही बार, ठीक है, जो भी टैक्स होगा, शर्ट पे जो भी टैक्स होगा वो एक ही बार पेमेंट करना पड़ेगा। सो जीएसटी रिमूव्स डबल टैक्सेशन होता था ना, वो रिमूव कर दिया गया। अब क्या कहता है, चीपर और सिंपलर बन गया है, होता ना चीप चीप प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, चीप हो गया और सिंपल भी हो गया। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, वैट लगता था, एक्साइज लगता था, उस पर सर्विस टैक्स, उस पर टैक्स एंड टैक्स लगता था, टैक्स पे टैक्स लग जाता था। बट जीएसटी वो क्या किया, रिमूव कर दिया गया। बोलता है की पॉइंट्स क्या है इन सिंपल टर्म्स, बोलता है वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन में एक टैक्स लगेगा जीएसटी पे, लाइक जीएसटी, ठीक है। बोलता है सेम टैक्स सिस्टम एवरीवेयर इन इंडिया, बोलता ना हर पूरा इंडिया में हर स्टेट में एक ही टैक्स है, एक ही प्रकार का टैक्स, वो क्या है, जीएसटी। बोलता है डेस्टिनेशन बेस्ड, ये ना ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। बोलता है कि जहां जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना, उस होता ना उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, उस पे टैक्स लगेगा, नॉट वेयर दे आर मेड, ठीक है, जहां बनेगा वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, जहां पे यूज होगा वहां पे टैक्स लगेगा उसको, और उस स्टेट को वो टैक्स रिसीव होगा, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम है वो, ये है ना, ऑल बिलिंग रिटर्न पेमेंट थ्रू जीएसटी पोर्टल से ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, ठीक है। बोलता है हेल्प्स एवरीवन, सबको हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, गवर्नमेंट गेट्स मोर रेवेन्यू, ठीक है, गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू मिलने में होता है ना हेल्प होता है, क्या कि ऑनलाइन हो गया सब चीज़, ठीक है। बिजनेस इजी कंप्लायंस, बिजनेस को क्या हो गया, इजी वे में जीएसटी को कलेक्ट कर सकते हैं, पहले जैसा नहीं टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। कंज्यूमर्स फेयर प्राइसेस, ठीक है, कंज्यूमर के लिए क्या हो गया, क्या हेल्प होता है कि एक फेयर प्राइस मिलता है, फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। बोलता है इन शॉर्ट जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स दैट रिप्लेस्ड मैनी टैक्सेस, ठीक है, एक सिंगल टैक्स है जो क्या किया है, बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया, मेक्स ट्रेड इजियर, ठीक है, कोई भी होता ना ट्रेड ट्रांजेक्शन को करने के लिए इजी कर दिया है, रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस किया है, एंड इज गुड फॉर बोथ, दोनों के लिए अच्छा है, किसके लिए, कंज्यूमर और इकोनॉमी के लिए। बोलता है टाइप्स ऑफ जीएसटी के कौन सा होता है, ठीक है। एक होता है सीजीएसटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, क्या करता है, वो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, अप्लाइज व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, जहां पे प्रोडक्शन हुआ है वहीं पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है, तो क्या लगता है, सीजीएसटी लगता है, ठीक है। एसजीएसटी क्या है, एसजीएसटी बोलते हैं स्टेट जीएसटी, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, आल्सो अप्लाइज व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड विद इन द सेम डेट, ठीक, सेम स्टेट, ये भी क्या होता है, सेम स्टेट में जब सोल्स गुड्स को प्रोडक्ट जहां प्रोड्यूस हुआ है वहीं पे सेल होता है, तो ये अप्लाई होता है। क्या है आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बट लेटर शेयर्ड विथ स्टेट्स, ठीक है, बट क्या होता है, बाद में दूसरे दूसरे स्टेट के साथ शेयर किया जाता है, दूसरा दूसरा स्टेट कौन होता है, अप्लाइज व्हेन
गुड्स एंड सर्विस मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, बोलता है लेट सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक झारखंड में हुआ, झारखंड में एक पेन बना है, ठीक है, कहाँ हुआ, झारखंड में। और ये पेन बिका है कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा, क्योंकि जहाँ यूज होता है वहां पे उस हिसाब से GST लगता है। बोलता है एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र, बोलता है एक कोई भी प्रोडक्ट दिल्ली में बना है और महाराष्ट्र में बिक रहा है तो IGST अप्लाई होता है वहाँ पे। फिर एक आता है चौथा, UTGST, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी GST, अप्लाइज इन यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे कि चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। वर्क्स सिमिलर टू स्टेट गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, जैसा SGST कलेक्ट होता है उसी टाइप का है, बट ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट होता है वो कलेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोलता है इफ यू बाय प्रोडक्ट विद इन योर स्टेट फॉर 1000 रुपीज, ठीक है, एट 18% GST, देन 90 रुपीज 90 will be given to central government and 90 given to state government. In total 180 have to pay for GST, ठीक है। एक GST के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 रुपये अगर पेमेंट किए हैं तो 90 रुपया सेंट्रल को जाएगा और 90 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का जाएगा। एंड इफ अगर प्रोडक्ट अनदर स्टेट में यूज हुआ है, ठीक है, लाइक प्रोडक्शन हुआ है एक स्टेट में बट क्या हुआ है, यूज जो हुआ है अनदर स्टेट में यूज हुआ है, तो उसके पर क्या GST लगेगा। अगर 1000 का प्रोडक्ट है और 18% GST है, अगर 180 रुपया हुआ है तो ठीक है, एक सिंगल टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, IGST। बट बाद में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस स्टेट को जो अनदर स्टेट है उसको भी कोई कंट्रीब्यूशन दे देगा। इन समरी विद इन स्टेट क्या क्या होता है, CGST लगता है और SGST लगता है। बिटवीन स्टेट, दो स्टेट में अगर रहेगा, अलग अलग स्टेट में है तो IGST लगता है, और यही यूनियन टेरिटरी में रहेगा तो CGST प्लस यूनियन टेरिटरी GST लगता है। चलिए आज का क्लास इतना ही है क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अलविदा कहना चाहेंगे। और अगर मेरा चैनल में वीडियो अच्छा लगता होगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।